नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि ज़मीनी स्तर से शासन के पुनर्निर्माण की पहल है इसमें, और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संचालित होगी, याद है ना। तो याद रखिएगा, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संचालित होगी। तो अभियान का उद्देश्य यह है कि जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना, उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, और 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 550 जिलों और 1 लाख गाँवों में बदलाव लाने वाले 20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार करना। इसके बाद है कि आदि कर्मयोगी अभियान के प्रमुख घटक तो संस्थागत तंत्र हैं कि आदि सेवाएं केंद्र में स्थापित की जाएंगी। फिर गवर्नेंस लैब कार्यशालाएँ भी लगाई जाएंगी। फिर जनजातीय ग्राम कार्य योजना, जिसमें जनजातीय ग्राम विजन 2030 की योजना बनाई जाएगी, ग्रामीणों के साथ मिलकर। फिर ये स्वयं सेवियों की भागीदारी भी है, जैसे आदि सहयोगी होंगे, फिर आदि साथी, ये सभी जो सहयोगी हैं मिलकर भागीदारी करेंगे। फिर क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा, जैसे प्रशिक्षण हो गया, इन सभी कार्यक्रम। अभियान का महत्व यह है कि जनजातीय गौरव वर्ष का एक प्रकार से हिस्सा है, और यह अभियान जो है वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में यह मदद करेगा। नेक्स्ट है कि वित्त संबंधी अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट में सभी राज्यों में उद्योगों के समान वितरण का आह्वान किया गया है। तो ये देखिए, उद्योग जो है वो हालांकि एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार की पहल अभी जो है ना सभी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध मानी जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी राज्यों में औद्योगिक विकास के बीच जो मौजूद असमानता है उन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि राज्यों में असमान औद्योगिक विकास, तो जैसे बोल रहे हैं कि गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे राज्यों में औद्योगिकरण का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया, जबकि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में औद्योगिकरण का स्तर कम है। विनिर्माण उद्योगों का विस्तार जो है, वितरण जो है वो बहुत असमान है। तो बोल रहे हैं तमिलनाडु में कारखानों की संख्या सबसे ज़्यादा और बिहार में सबसे कम है कारखाने। फिर बोल रहे हैं कि भारत में औद्योगिक विकास में असमान वितरण के कारक क्या क्या हैं। तो बोल रहे हैं ऐतिहासिक कारण ही है, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन ब्रिटिश काल में शुरू हो गई थी, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रीय विकास के केंद्र जो विकसित हो गए थे तब। फिर भौगोलिक कारण है कि दुर्गम भौगोलिक स्थिति है, जैसे हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। अपर्याप्त अवसंरचना, जैसे बिजली, परिवहन और भूमि की उपलब्धता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। नीतिगत और योजना संबंधी आवश्यकताएं भी हैं, जैसे हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा को ही मिला। अब आगे की राह देखे जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में संधारणीय विकास के लिए संतुलित औद्योगिक नीतियाँ, विनियमन में ढील और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी बातों पर बात की गई है। फिर केंद्र राज्य सहयोग की बात की गई, जैसे केंद्र सरकार को बोला गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के वो बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कौशल विकास और ऋण में सहायता देनी चाहिए। तो बस ये तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। तो पर्यवेक्षण जो है इनका, चुनाव का उपराष्ट्रपति का, वो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग करते हैं। चुनाव आयोग 4 चुनाव का ये करता है, जैसे विधानसभा हो गया, विधानसभा के बाद हो गया लोकसभा, लोकसभा के बाद हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद हो गया उपराष्ट्रपति, और ये हो गया एक राज्यसभा के मेंबर सब का भी। उन सभी का चुनाव जो है वो पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो देखिए, बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो अनुच्छेद 66(2) में बोला गया है कि ना तो संसद के किसी सदन का और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो। दूसरा है कि 67 में है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 68(2) में है कि पद रिक्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। कोई लिमिट फिक्स नहीं है, याद रखिए, पद रिक्त हो जाएंगे तो यथाशीघ्र चुनाव। जबकि राष्ट्रपति में पद फिक्स है कि अगर पद रिक्त हो गया तो उसके 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया, 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं, 15,000 रुपये की जमानत राशि चाहिए होती है, और इसके चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा मतदान किया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार मतदान जो होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल हस्तांतरणीय मत की पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है, और दल बदल विरोधी कानून जो है इसके चुनाव पर मतदान पर लागू नहीं होता है। फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता क्या क्या है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा का सदस्य चुना जाने के लिए पात्र हो, और लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो।
नेक्स्ट है कि चीनी विदेश मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के बाद पहली बार भारत की यात्रा की। तो विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर की सह अध्यक्षता की विदेश मंत्री ने चीन की। यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या क्या रहे? तो सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी, निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त हुई है, और 2005 के राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति के अनुरूप ये कार्य होगा। दूसरा है कि विशेषज्ञ समूह और कार्य स्थिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा राजनयिक और सैन्य स्तरीय तंत्रों का उपयोग करने पर सहमति दी गई है। फिर 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर उच्च स्तरीय तंत्र भी शामिल किया गया है। फिर राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 में साल भर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी, हवाई कनेक्टिविटी। फिर एक कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा 2026 तक बढ़ाया जाएगा। आपात स्थिति के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा किया जाएगा, जो कि डैम वगैरह का है। फिर व्यापार जो होगा वो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और नाथुला दर्रा सिक्किम, यहाँ से व्यापार शुरू किया जाएगा। वैसे लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में, यहाँ पर नेपाल ऑब्जेक्शन अभी कर रहा है कि ये मेरे से पूछ के करना चाहिए था आपको। अब देखिए, संसदीय सलाहकार समिति, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 2061 के तहत सलाहकार समितियों का गठन करती है। ये बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य होता है कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, सांसदों के बीच। फिर है सरकार और सांसदों के बीच औपचारिक विचार विमर्श को बढ़ावा देना। समितियों की संरचना पर निर्णय सरकार लेगी। न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 सदस्य होते हैं और सदस्यता इसकी स्वैच्छिक होती है। तो याद पता चल गया संसदीय सलाहकार समिति। नेक्स्ट है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद, इसमें बोल रहे हैं कि NABL यानी नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो NABL ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत कार्य करता है। यही जानना था। राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद जो है वो भारतीय गुणवत्ता परिषद 1996 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी इसकी स्थापना, जो कि स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन है। और नोडल विभाग है DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसका कार्य भी है। अच्छा, शासी परिषद में 39 सदस्य होते हैं। फिर इनके कार्य हैं अभियानों के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना, थर्ड पार्टी का मूल्यांकन और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो ये सामाजिक और मानवीय विज्ञान में अनुसंधान हेतु भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है अपर न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को अगर ये प्रतीत हो जाए कि उच्च न्यायालय में कार्यभार बढ़ गया है या फिर लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। या फिर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर तो कोई भी न्यायाधीश अनुपस्थिति होने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तब भी ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 224 के 24(1) के अंतर्गत। नियुक्ति के प्रस्ताव को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा और 62 की आयु पूर्ण करने के बाद वो पद पर नहीं रह सकते। तो देखिए, सोचिए 60 पे रिटायर होते हैं, तो 60 पे रिटायर होते हैं और फिर से न्यू अपॉइंट कर गए तो अधिकतम 2 वर्ष यानी 62 एज हो गया। क्योंकि हाई कोर्ट में जज का रिटायरमेंट एज है 60 और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट है शायद 65। तो वही बोल रहे हैं ना, अधिकतम 2 वर्ष। देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कच्चे कपास की आयात पर सभी सीमा शुल्कों में छूट दे दी गई है अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। तो वही बोल रहे हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है क्या? तो ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा वस्तु और सेवा कर से संबंधित नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन, जिससे तस्करी को रोकने का भी काम करते हैं। फिर केंद्रीय वस्तुओं, सेवा कर और मादक पदार्थों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का भी ये प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है कि ताड़ का वृक्ष। तो पलमायरा ताड़ के वृक्ष जो है वो आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में उपयोगी है और ये जो है लीन सीजन के दौरान हाथियों के लिए आहार का भी स्रोत का काम करती है। लीन सीजन ऑफ सीजन शायद हो सकता है ना।
ताड़ के वृक्ष यह है उष्णकटिबंधीय, जो अफ्रीका है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का ये स्थानिक प्रजाति है। ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, राजकीय वृक्ष। अब देखिए, ये रेतीली, लाल, काली, जलोढ़ के साथ साथ शुष्क बंजर भूमि में हर जगह ये उग सकती है। 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और भारत में सबसे संसाधन युक्त वृक्षों में से इसको माना गया है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे। ये वास्तव में जेट के लिए एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत है, उत्सर्जन को कम करने में मददगार होता है। पारंपरिक एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उनमें 50% ये मिलाया जा सकता है। भारत में 2027 से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को बेचे जाने वाले जेट फ्यूल में 1% SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया है 2027 से। कच्चा माल में वसा, तेल और ग्रीस, इन सभी का है ना, शैवाल, खाद्य अवशेष, इन सभी का वसा, तेल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रक्षा उत्पादन का निजीकरण। तो देखिए, निजी क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड 22.5% की हिस्सेदारी हासिल की है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है? तो रक्षता उत्कृष्टता के लिए नवाचार आइडेक्स, रक्षा परीक्षण अवसंरचना कोष, एडिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स, फिर है प्रौद्योगिकी विकास निधि, मेक इन इंडिया, सकारात्मक स्वदेशीकरण। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि भारत से ही मतलब लिया जाएगा, उसका लिए मतलब विदेश में नहीं जाया जाएगा, तो वो है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं और सबसे लास्ट यही है कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। तो देख लीजिए थोड़ा एक बार कनाडा को। कनाडा यहाँ है। हडसन बे है यहाँ पर, लेब्राडोर सी है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिक सी है और ये अलास्का यहाँ पर है, पैसिफिक सी है यहाँ पर। और ये जो 5 मुख्य झीलें हैं जिसको होम्स के नाम से भी याद रखा जाता है ना। तो देखिए, अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यही बनाता है। समुद्र सीमाएं फ्रांस और डेनमार्क के साथ भी लगती है। फ्रांस के साथ सेंट पियरे और मैक्लोनॉन आइलैंड के साथ लगती है और डेनमार्क तो ग्रीनलैंड के अंतर्गत लगती है। फिर भौगोलिक विशेषताएं अगर हम इसका देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है मतलब रूस के बाद। कनाडा की झीलें और नदियों में दुनिया का 20% ताज़ा जल मतलब यहाँ पर है। इसके बाद बोल रहे हैं कि ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ओंटारियो और एरी। तो मिशिगन जो है वो झील पूरी तरीके से अमेरिका के भीतर है, बस मिशिगन, और बाकी जो है सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, एरी, ये सभी कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।